एक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। खबरों को सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बजट पेश करने के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप बयान पर सियासत शुरू हो गई है। चुनावी मौसम में ऐसे बयान पर कांग्रेस ने कहा कि वित्त मंत्री ऐसा कहकर यूपी की जनता का अपमान कर रही है। उन्होंने यूपी के लोगों को बजट में कुछ नहीं दिया है और कम से कम प्रदेश की जनता का अपमान तो न करे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि निर्मला सीतारमण जी, आपने यूपी के लिए बजट में झोले में कुछ नहीं डाला है। नहीं डाला तो नहीं, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह से अपमान करने की क्या जरूरत थी। समझ लीजिए, यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति और इतिहास पर गर्व है। वित्त मंत्री की इस टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस ने ट्विटर पर भी #यूपी मेरा अभिमान की शुरुआत कर दी है। यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि निर्मला सीतारमण ने अपने शर्मनाक बयान से न सिर्फ यूपी के बौद्धिक इतिहास को, चेतना को, बल्कि समूचे प्रदेश की जनता को अपमानित किया है। यूपी की जनता इस अपमान का बदला जरूर लेगी। और यूपी का सियासी संग्राम हर दिन के साथ तेज होता जा रहा है। मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने मथुरा में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया तो बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें हेमा मालिनी नहीं बनना है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए जयंत ने कहा कि बीजेपी उन्हें खुश करने की कोशिश कर रही है, जिससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जयंत चौधरी ने कल मथुरा में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए वो पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे और बीजेपी पर हमला करते हुए एक बार फिर से किसान आंदोलन में मारे गए किसानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि वो लोग मुझे भी ना जाने कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। उन्हें कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है हमारे लिए, और मैं कह रहा हूं कि मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा। मुझे तो नहीं बनना हेमा मालिनी। जनता के लिए क्या करोगे, उन किसान परिवारों के लिए क्या किया। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अजय मिश्रा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि टेनी जी मंत्री क्यों बने बैठे हैं। जयंत चौधरी ने बलदेव और माट विधानसभा सीट के लिए सभा की और उन्होंने जनता से अपील की है कि उन्हें जितना भर भर कर वोट दें, कि बीजेपी पर जो चर्बी चढ़ी है आप उन सभी नेताओं की चर्बी उतार दें। उन्होंने आगे अपने भाषण में कहा कि योगी जी कहते हैं कि मैं दंगई हूं, दंगे भड़का सकता हूं। मेरे बाबा चौधरी चरण सिंह ने 1970 में गुंडा कानून बनाया था, उन्होंने तो अब तक कोई कानून भी नहीं बनाया। दरअसल बीजेपी जयंत चौधरी को अपने साथ आने की न्योता दे चुकी है, लेकिन जयंत ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रमुख मायावती ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है और इसके साथ ही उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। आगरा की रैली में उन्होंने एक साथ ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। इस दौरान मायावती कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर बरसी। मायावती ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर पक्षपाती रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जातिवादी और पूंजीवादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर तनाव बना रहता है, पुलिस हिरासत में दलितों को मार दिया जाता है। ये भी कहा गया कि अपर कास्ट के लोग भी बीजेपी में ठगे हुए हैं। रैली के दौरान महंगे पेट्रोल डीजल का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से रोक दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के अहंकारी और दमनकारी राज से बचना है और आप सपा, बीजेपी और कांग्रेस से बचना है। रैली के दौरान मायावती ने कहा कि सपा की सरकार में गुंडों और लूट खसोट करने वालों का राज होता है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की सपा पर भी निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि एसपी ने दलितों से दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में दंगा उनके समय में ही हुआ था। सपा की सरकार में दलित और अति पिछड़ों को कुछ नहीं मिला है और प्रमोशन में आरक्षण बिल को समाजवादी पार्टी ने फाड़ दिया था। और उत्तर प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 4,901 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 26 रोगियों की मौत हो गई। जारी किए गए स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड-19 से 26 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके साथ ही इस वायरस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23,233 हो गई। साथ ही 4,901 ताजा मामले मिलने के बाद अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,24,200 पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में लखनऊ से 3, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर,
हरदोई, पीलीभीत, गोंडा से 2-2 और लखीमपुर खीरी, मेरठ, गोरखपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, देवरिया, फतेहपुर, महाराजगंज, जौनपुर, बलिया, चंदौली और महोबा और उन्नाव जिले से एक एक मरीज की मौत हुई है। राज्य सरकार का यह कहना है कि राज्य में पिछले 24 घंटे में बीमारी से 12,263 मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब तक कुल 19,53,769 मरीज संक्रमित मुक्त हो चुके हैं। बयान के मुताबिक राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 47,158 है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 1.78 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया, जबकि अब तक 9.96 करोड़ से अधिक नमूनों की कोरोना जांच की जा चुकी है। और यूपी की सत्ता के लिए छिड़ी सियासी जंग में मंत्री पद और भाजपा से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के पडरौना के बजाय अब फाजिल नगर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सिराथू से पल्लवी पटेल, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन जो कि हैं, और लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से अभिषेक मिश्र के नाम की घोषणा की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछला चुनाव पेड्रोना से ही लड़ा था और जीता भी था। इस दौरान अब फैजल नगर से उन्हें टिकट का ऐलान हुआ है, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट के जरिए पेड्रोना के लोगों से विदाई ली। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि पेड्रोना वासियों के प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत बधाई। आप सबका सम्मान और स्थान सदैव मेरे दिल में था, दिल में है और दिल में रहेगा। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पेड्रोना से बदलकर फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ने और उस पर जाने की वजह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन करने को बताया जा रहा है। आरपीएन सिंह पडरौना के राज परिवार से आते हैं। पडरौना सीट पर उनका काफी प्रभाव बताया जाता है। आरपीएन सिंह इस सीट से करीब 1996, 2002 और 2007 में विधायक रह चुके हैं। और अयोध्या में पुराने मुकदमे में वंचित चल रहे एक युवक को गोसाईगंज पुलिस ने अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ अवैध शस्त्र अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर उसे जेल भी भेज दिया गया। प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज कृष्ण कुमार मिश्र ने बताया है कि गोपियापुर में गांव निवासी रामदास को पुलिस ने गश्त के दौरान नगर के पूर्वी छोर गद्दोपुर के पास से गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उसके पास से 12 बोर का एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अवैध शस्त्र अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया है। साथ ही पकड़े गए युवक के खिलाफ पहले भी आधा दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज किए जा चुके थे। लगातार आपराधिक गतिविधियों में ये संलिप्त मिला है और इसी के साथ ही पुलिस को इसकी तलाश थी और पुलिस ने फिलहाल इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी की मंत्री स्वाति सिंह का लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट कट गया है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा फिर से टिकट नहीं दिए जाने पर स्वाति सिंह ने कहा कि मैं बीजेपी का हिस्सा हूं और जीवन भर रहूंगी। किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। पार्टी ने अच्छे के लिए ही किया होगा। साथ ही स्वाति सिंह ने कहा है कि मैं 17 साल की थी तब से ही इस पार्टी से जुड़ी हूं। केंद्र और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद जो 5 साल जिम्मेदारी दी। भविष्य में भी जो जिम्मेदारी मिलेगी पूरी करूंगी। साथ ही आधी आबादी का प्रतिनिधित्व आगे भी करूंगी। उन्होंने आगे कहा कि जब आई तो महिला मोर्चा में थी, जरूरी नहीं हमेशा बनी रहूं। तब पता भी नहीं था कि विधायक और मंत्री बनूंगी। मेरी आत्मा बीजेपी एक एक रोए में बसी हुई है और यही मरूंगी। मंत्री स्वाति सिंह ने कहा है कि दयाशंकर सिंह के विषय में उनसे जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए काम करेंगे। हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष निर्णय नहीं लेते हैं, पूरी एक टीम मिलकर निर्णय लेती है। मैं बीजेपी का हर जगह समर्थन करूंगी। राजेश्वर सिंह भी बीजेपी के ही हैं। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बुधवार को एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर नकली कोविशील्ड और जायकोविड के साथ नकली कोविड टेस्टिंग किट जब्त कर ली है। इस दौरान इस बड़ी कार्रवाई के बाद ही इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं आपको बता दें कि जब्त की गई वैक्सीन की कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसटीएफ ने इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए लंका थाना क्षेत्र के रोहित नगर से 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है।
बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान राकेश थवानी, संदीप शर्मा, लक्ष्य जावा, रमेश शमशेर और अरुणेश विश्वकर्मा के रूप में हुई है। इनमें से 3 लोग वाराणसी के ही रहने वाले हैं, जबकि लक्ष्य जावा और शमशेर नई दिल्ली, बलिया और ऐसे तमाम जगहों पर रहते हैं। इसी के साथ ही पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो राकेश थवानी ने बताया है कि वो संदीप शर्मा, अरुणेश विश्वकर्मा और रामेश्वर से शमशेर के साथ मिलकर नकली वैक्सीन और टेस्टिंग किट बनाता था। साथ ही लक्ष्य जावा को सप्लाई करता था और वो अपने नेटवर्क के द्वारा अलग अलग राज्यों में नकली वैक्सीन सप्लाई करता था। आरोपियों से पूछताछ कर उनके गिरोह के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि बरामद की गई दवाओं की बाजार में जो कीमत बताई जा रही है वो 4 करोड़ रुपए बताई गई। और उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग के चलते सियासी पारा तो चढ़ा ही है, पर बयानबाजी भी आग की तरह तेज हो गई है और आग उगल रहे हैं प्रदेश के कद्दावर नेता। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। इसके साथ ही अब अखिलेश यादव के नए नवेले साथी जयंत चौधरी का इस पर पलटवार सामने आया। जरा आप भी देखिए चुनावी मौसम में नेताओं के ये तल्ख तेवर। यूपी की राजनीति में बीजेपी अखिलेश को अपने मैदान में घेरना चाहती है, जिसमें दंगा, जिन्ना, पाकिस्तान और गुंडा राज का मुद्दा मौजूद है। तो वहीं अखिलेश यादव अपनी लड़ाई को अपने मैदान पर लाना चाहते हैं, जिसमें महंगाई, किसान और लाल रंग शामिल है। वैसे तो लाल रंग हमेशा ही समाजवादी पार्टी का पसंदीदा रंग रहा है, लेकिन 2022 के चुनाव में अखिलेश इस लाल रंग को सियासी लड़ाई में अहम हथियार बनाने जा रहे हैं। तो वहीं अखिलेश बार बार इस साल पोचली का जिक्र कर किसानों के लिए संकल्प ले रहे हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लाल टोपी का मामला क्या है, तो आपको याद दिला दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूपी के दौरे कर रहे थे तो उन्होंने लाल टोपी पर तंज कसा था और लाल टोपी को यूपी के लिए रेड अलर्ट बता दिया था। बस तभी से ये सियासी तू मैं जारी है और अब इस चुनावी जंग में अखिलेश के नए साथी जयंत चौधरी भी कूद पड़े हैं और वो सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने में अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए बैठे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 10 मार्च के बाद गर्मी शांत करने वाले बयान पर राष्ट्रीय लोक दल रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने एक जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि लगता है कि पिछले हफ्ते आई शीतलहर में इन्हें ठंड लग गई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में आरएलडी के हैंडपंप निशान पर वोट डालकर बीजेपी नेताओं की चर्बी निकाल देंगे। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। जयंत चौधरी इतने पर भी कहां रुकने वाले थे। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम मशीन को ऐसा भर के दो, नल के हैंडपंप के बटन को ऐसे दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। गौरतलब है कि सपा प्रत्याशी नाहिद हसन के कुछ समर्थकों की ओर से दी गई धमकी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने संबोधन में ये बयान दिया था, जिस पर सियासी बवाल शुरू हो गया। आपको सुनाएंगे सीएम योगी ने आखिर कहा क्या, पर उससे पहले जरा ये सुनिए। ब्लॉक में नाहिद हसन के साथ जाट हरकत कर रहे, अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाहिद हसन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर सकेंगे। वहाँ तो है 24,000, यहाँ है हम 90,000। ये शख्स इस वीडियो में दबंग लहजे में जातिगत गुना भाग समझा रहा है।
हालांकि शक्ल थोड़ी धुंधली है। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जहां साफ तौर पर इस शख्स को इसी गर्म मिजाज के साथ बयान देते हुए सुना जा सकता है। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूं कह रहे हैं वहाँ 24,000 22,000 जाट है। अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता हम वोट देते, जो क्या मामला है? हम चौधरी साहब के साथ जुड़ रहे। आपकी जांच बात की तो गारंटी नहीं है मेरे भाई। एक बात सुनो जी, अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मिनट नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में, क्यों नहीं भाई? तो भाई इस वीडियो के बाद ये सामने आया कि प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर धर्म का रंग घुल चुका है और साम दाम दंड भेद में संलिप्त राजनीति की जा रही है। सपा प्रत्याशी नाहिद हसन के कुछ समर्थकों की ओर से दी गई इस धमकी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कैराना और मुजफ्फरनगर में फिर लोग गर्मी दिखा रहे हैं, जो दंगे के मंसूबों के साथ अपना सर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 सालों तक ये सभी लोग बिलों में घुसे हुए थे। एक गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। बहरहाल आने वाला चुनाव अभी और कितने रंग दिखाएगा। 2022 के दंगल में सभी पक्षों ने मुद्दों के साथ साथ जमीनी तौर पर वोट बैंक का भी पूरा ख्याल रखा है। इस इलाके में जाति के साथ साथ धर्म की राजनीति भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसीलिए पार्टियों का फोकस न सिर्फ जातिगत समीकरण सही बैठाना है, बल्कि धार्मिक तौर पर भी किस तरीके से संदेश दिया जाए वो भी जरूर दिखाई पड़ता है। पिछले चुनाव में हर जाति से बीजेपी को बड़ा समर्थन हासिल हुआ था। इसी वजह से बीजेपी तकरीबन 85% सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी और इस बार बीजेपी के इस गणित को तोड़ने के लिए विपक्षी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। पर अंत में जीत किसकी होगी इसका फैसला जनता करेगी। स्पेशल रिपोर्ट,